जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद बच्चों। आज मैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th एंड 12, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं अगर भविष्य में, या अगर आप कर रहे हैं और आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत की संविधान अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। सो एक जागरूक नागरिक के एस्पेक्ट में भी देखा जाए तो आपको संविधान की अच्छी सी समझ होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। सो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या हम इससे सीखेंगे ये हमें जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस कार्य का लक्ष्य क्या है, उस कार्य का एम क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम अपने लक्ष्य को इस चैप्टर के पढ़ने का लक्ष्य समझते हैं। तो सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है। तीसरा, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। एलोकेशन ऑफ पावर, समाज में कैसे एलोकेशन ऑफ पावर है ये भी हमें संविधान ही बताता है। और भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया था ये हम इस चैप्टर के चौथे सेक्शन में पढ़ेंगे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है विद्यार्थियों, और बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली आप ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन पढ़ूंगा और हर एक लाइन को आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत क्या है, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका रोल क्या है समाज में, एंड ये हमारे डेली की ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेट करता है। सो ये सारी चीज़ों को हमें धीरे धीरे करके हमको समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ और फिर इस स्टेटमेंट का मैं जस्टिफिकेशन आपको दूंगा। फर्स्टली, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सो ये हमें कोऑर्डिनेट करने और एक एश्योरेंस देता है संविधान। नाउ हम सभी लोग जानते हैं कि वी ऑल आर मेंबर ऑफ वेरियस ग्रुप। सो फॉर अ मोमेंट कंसिडर यू आर ए मेंबर ऑफ लार्ज ग्रुप। सो अगर आप देखेंगे, आप किसी भी ग्रुप के अगर आप मेंबर हैं, सदस्य हैं, या अपने समाज से ही, अपने अड़ोस पड़ोस और समाज से उठाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इन द ग्रुप देयर आर पीपल ऑफ डाइवर्स ओपिनियन। पीपल आर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियंस है, कोई सिख है, कोई और भी धर्म का है। फिर देखोगे कि हर एक बंदे का अपना अपना प्रोफेशन है, जो है कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, कोई सोल्जर है, कोई साइंटिस्ट है। हर एक लोगों के पास अपनी अपनी क्षमताएं भी अलग अलग है, हर एक लोगों की हॉबीज़ अलग है। इन हर एक लोगों का क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स देखनी है, कौन से फिल्म देखने हैं, इन सब का अलग अलग डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं और सब लोग एक डाइवर्स ओपिनियन रखते हैं। नॉट ओनली दिस, ओपिनियन ओनली नहीं, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटस, तो कोई समाज में बहुत रईस है, कोई बहुत गरीब है, कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ यंग हैं, तो ओल्ड एज, यंग एज। सो यू विल फाइंड दैट ए सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो ये बहुत ही डाइवर्स होता है, और अगर इनके हर एक बंदे का अगर आप ओपिनियन चेक करना चाहेंगे तो दैट ऑल्सो विल रियलाइज कि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी होना चाहिए, पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए या कि बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, कौन से स्कूल जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, हमारे समाज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कितना खर्च होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा स्कूल्स होने चाहिए, या ज़्यादा फार्म हाउस होने चाहिए। ये सारे बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चंस हैं। सो इफ़ यू कम टू ऑल दिस थिंग्स,
if you notice all these things, then you will find that there is a lot of diversity, but even then this group of people are living together, and not only living together, they are dependent upon each other. वो एक दूसरे पे आश्रित है, एंड एक दूसरे से उनको हर एक चीज़ों में कॉपरेशन की ज़रूरत होती है. शादी है, विवाह है, स्कूल जाना है, कोई भी काम है, खेल कूद है, तो कॉपरेशन की ज़रूरत है. सो यू विल नोटिस दैट पीपल ऑफ डिफरेंट thought process, people of different mindset, people of different upbringing, different economical status, different social status, different age group, different gender, but all people of this diverse plethora of diversity के साथ भी ये लोग एक साथ रह रहे हैं, एंड एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे को कॉपरेट भी कर रहे हैं. सो हाउ इज इट हैपनिंग? दैट्स द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड. सो ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक बेसिक रूल हो समाज को चलाने का. मैं बच्चों आप लोगों को एग्जांपल से दिखाता हूँ. आप लोग सभी अलग अलग, कोई आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद करते हैं, कोई साइंस सब्जेक्ट पसंद करते हैं, कोई कॉमर्स सब्जेक्ट पसंद करते हैं, कोई खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहा है, कोई मूवी देखना ज़्यादा पसंद कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े करना भी पसंद कर रहा है, किसी को कटरीना कैफ पसंद है, किसी को आलिया भट्ट पसंद है, तो किसी को ऋतिक रोशन पसंद है, तो किसी को शाहिद कपूर पसंद है. बट ये आप सब लोगों का एक डिफरेंट पसंद है, नापसंद है, अपना अपना एक ओपिनियन है, और आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. बट उसके बाद भी आप लोग सारे एक साथ स्कूल आते हैं, टाइम पे आते हैं, मॉर्निंग प्रेयर के पहले आ जाते हैं, एंड देन हर एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड, जब पहली पीरियड अगर हिस्ट्री की है तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दूसरी पीरियड अगर मैथ्स की है तो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं. तो आप लोग एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं. लंच टाइम जो रिसेस टाइम है उसमें रिसेस फॉलो कर रहे हैं, एंड देन छुट्टी होती है तभी आप अपना घर जा रहे हैं, और बनी हुई है कि आप कौन से बस से जाएंगे, कौन अपने साधन से जाएगा, और अगर उसमें भी जाएगा तो ये इलाके के बच्चे इस बस से जा रहे हैं. ये सो आप इवन इफ़ यू आर नॉट नोटिसिंग बट इट योर सबकॉन्शियस लेवल आप समझ रहे हो कि आप एक छोटा से छोटा इंसान, एक बड़ा से बड़ा इंसान, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं जिस समाज में रह रहा है, जिस तरीके में रह रहा है, वो कुछ बेसिक रूल से बंधा हुआ है. आप लोग भी अपने स्कूल में एक बेसिक रूल से बंधे हुए हैं. सो अगर ये बेसिक रूल नहीं हो तब तो फिर ये अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये दुनिया ही त्रस्त हो जाएगी. बट ये बेसिक रूल कैसे आएगा? ये बेसिक रूल सिर्फ आपको पता होने से नहीं चलेगा. सो जब जैसे स्कूल में बेसिक रूल सबको पता होना चाहिए, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कितने बजे स्कूल आना है, कितने बजे घर जाना है, कितने बजे रिसेस टाइम है, 1 घंटी लगने का क्या मतलब है, 2 घंटी बज रही इसका क्या मतलब है. सेम वे समाज में भी एनी ग्रुप नीड सम बेसिक रूल्स, एंड दैट रूल्स आर टू बी पब्लिकली promulgated, known to all members of the group. इन ऑर्डर टू अचीव, इससे हमें क्या मिलेगा? मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर वो पब्लिकली समाज में प्रमलगेटेड है, वो सभी लोगों को, सभी मेंबर्स को वो बेसिक रूल्स मालूम है, तो इसमें एक बेसिक लेवल ऑफ, मिनिमम लेवल ऑफ, कम से कम एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में ये मददगार होगा. ये ज़रूरत है, नॉट ओनली मददगार होगा, ये ज़रूरत है. बट सिर्फ जानकारी होने से ही ज़रूरत है. क्या ये रूल की जानकारी सबको हो जाए तो सफिशिएंट है? नो, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फोर्सेबल. मतलब ये रूल सबको मानना ही पड़ेगा. ये बेसिक रूल कोई नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं एक्सेप्टेड होगा. उसको इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. इफ citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow this. अगर सिटीजन को, नागरिकों को लगेगा कि अरे यार बाकी लोग तो ये रूल फॉलो करेंगे नहीं, तो फिर वो बंदा भी रूल नहीं फॉलो करेगा. सो देयर हैज़ टू बी एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, एंड देन ओनली वो पर्सन ही हिमसेल्फ will also follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable, I told you, legally enforceable by law. कानूनी तरीके से उसको इन्फोर्सेबल होगा कि जो ये बेसिक रूल नहीं मानेगा उसको कानूनी तरीके से सज़ा दी जाएगी, या कानूनी तरीके से एक प्रावधान होगा कि उसको कैसे हैंडल करना है. एंड दिस लीगल, चूँकि ये लीगली इन्फोर्सेबल है, ये एक एश्योरेंस देता है सभी लोगों को दैट अदर्स विल ऑल्सो फॉलो दिस रूल्स. और अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो संवैधानिक कानूनी तरीके से वो दे विल बी पनिश्ड इफ़ दे डू नॉट डू सो. अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो सो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें संविधान का जो पहला काम है वो उस पर अब हम आते हैं. तो ये सोसाइटी में जो बेसिक रूल जो चाहिए, ये बेसिक रूल कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी में ये बेसिक रूल संविधान देता है.
So the first function of the constitution is to provide a set of basic rules. ये एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे समाज को, दैट अलाउ फॉर किस चीज़ के लिए, मिनिमल कोऑर्डिनेशन एमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये डिटेल में रूल नहीं बना रहा, संविधान में ये हर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, संविधान में हर एक चीज़ लिख भी नहीं सकते क्योंकि हर कदम कदम पे रूल्स चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपका एक रूल है कि भाई आप अपने सीट, जो आपको सीट नंबर मिला है आप उसी सीट पे बैठेंगे। आप मूवी में आप वहाँ हल्ला नहीं करेंगे, अगर आप हल्ला करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। अगर वहाँ जाके सामने वाले को आप मूवी देख रहे हैं और पता चला आप पीछे से बैठ के उसको थप्पड़ मार दिए तो इट विल बी ए क्राइम एंड इसके अगेंस्ट आप पे केस चलेगा और आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ संविधान में नहीं लिख सकती, बट संविधान ने ये दर्ज है, संविधान में ये लिखा हुआ है कि क्या ब्रॉड गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के बेसिस पे पार्लियामेंट लॉज बनाती है और वो लॉज को अगर आप तोड़ेंगे तो आप उसके हिसाब से लॉज आपको पनिशमेंट देगी या जो भी प्रावधान होगा वो आपको सजा उस प्रावधान के हिसाब से आपको सुनाया जा सकता है। एट द सेम टाइम हाउ दैट लॉ विल बी एग्जीक्यूटेड एंड हाउ दैट जस्टिस विल बी गिवन, हाउ दैट क्या आपने वो कानून तोड़ा नहीं तोड़ा, ये सब कुछ लॉ में ही निहित है, लॉ में ही लिखित होगा कि आपको कैसे ट्राई करना है, कैसे पनिशमेंट मिलेगी। एट द सेम टाइम संविधान में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, बट संविधान जो ब्रॉड दायरा खींचता है पार्लियामेंट उसी के तहत कानून बना सकता है। और जब कानून बन गया उसके बाद जो डिफरेंट बॉडी है, जैसे कानून के तहत सीबीएसई बनी, सीबीएसई के अंडर आपका स्कूल आता है और आपके स्कूल ने अपना एक फर्दर बेसिक गाइडलाइंस बना रखा या स्मॉल अपने लेवल पे स्कूल के रूल्स बने रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए, आपकी स्कूल डायरी में लिखा हुआ होता है। तो ये इसका क्या हुआ है, ये हर चीज़ संविधान में लिखी जा सकती है, बट रूल्स एंड रेगुलेशन आपके स्कूल डायरी में है। जो स्कूल डायरी आपका स्कूल जो है सीबीएसई से रेगुलेटेड है, सीबीएसई एक एक्ट के तहत बनी हुई है, वो एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत बनी हुई है। नाउ विल कम टू द सेकंड पार्ट, बेसिकली सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका एग्जैक्टली सेकंड फंक्शन है क्या, उससे पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो आप समझ गए होंगे अब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है जिसके तहत स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। एक सरकार को, स्टेट को कैसे बनाया जाएगा और कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे रूल किया जाएगा, इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उनका समूह ही संविधान है। बस दैट्स ऑल। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। बट व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी? ये फंडामेंटल रूल्स क्या होंगे एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? ये इसको ऐसा इस रूल्स में ऐसी क्या बात है भाई कि इसको हम फंडामेंटल कहेंगे? So, well, the first question you will have to decide is who gets to decide what laws governing the society should be. कौन डिसाइड करेगा कि क्या कानून बनेंगे और कैसे कानून बनेंगे, कौन बनाएगा? और ऐसा पॉसिबल है कि आपको हो सकता है कि आपको चाहिए कि नहीं रूल एक्स बने, एक तरीके का रूल बने, दूसरा बंदा चाहेगा कि नहीं यार रूल वाई बने। सो कैसे डिसाइड किया जाएगा? प्रेफरेंस, कि कौन सा रूल मान्य होगा, हु शुड गवर्न अस। सो आपके हिसाब से तो आपका जो रूल है एक्स वो सबके लिए अच्छा है, बट दूसरा सोच रहा है कि जो उनके द्वारा जो रूल वाई है वो सबसे अच्छा है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग ए माहौल, एक डिस्प्यूट का माहौल क्रिएट कर रहा है एंड इसको हमें रिजॉल्व करना होगा दिस डिस्प्यूट को। सो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्प्यूट्स है रूल एक्स फॉलो होना चाहिए, रूल वाई फॉलो होना चाहिए? सो इसको फॉलो, इसका डिसीजन करने का पावर किसके पास है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। समाज में बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर कैसा है ये स्पेसिफाई करता है। इट डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट लॉज विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अब ये आगे कहना चाह रहा कि संविधान ये बताता है कि किसके पास पावर होगा डिसाइड करने के लिए कि लॉ
क्या होंगे, कौन से लॉ होंगे। तो इसके बहुत तरीके हैं और अलग अलग संविधान, ऐसा नहीं है कि हर एक संविधान, हर एक देश का संविधान एक जैसा होगा। तो हर एक देश के संविधान अपने आप अलग अलग तरीके से बनाता है। लाइक जो इंग्लैंड का संविधान है वो क्या है, वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है। सो वहाँ इंग्लैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, इंग्लैंड का हेड ऑफ द स्टेट इज़ द क्राउन। एक वहाँ किंग होता है या क्वीन होती है, सो ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। द क्राउन रिप्रेजेंट्स किंग और क्वीन। सो द मोनार्क डिसाइड्स एंड देर इज़ अ वे आउट कि मोनार्क एक सेटअप बना रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट है, बट यस द फाइनल पावर इज़ द मोनार्क डिसाइड्स। बट कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक सोवियत यूनियन का, जो पुराना सोवियत यूनियन, रशिया पहले सोवियत यूनियन था, आप सबों को मालूम होगा। रशिया पहले एक ग्रुप ऑफ 14-15 कंट्रीज़ थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट प्रोबेबली 14 कंट्रीज़ थी। एंड उन ग्रुप को यूएसएसआर यूनियन, सोवियत यूनियन कहा जाता था। सो वहाँ वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। एक सिंगल पार्टी के पास डिसीजन लेने का पावर था। सो अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। यहाँ पे आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में डेमोक्रेसी है और भारत का संविधान डेमोक्रेसी को मान्यता देता है। सो हु विल, डेमोक्रेसी में कौन डिसाइड करेगा? सो पीपल विल गेट टू डिसाइड। बट पीपल विल गेट टू डिसाइड, क्या ये इतना सिंपल सा मैटर है? पीपल में तो आप सब, हम लोग 140 करोड़ भारत के लोग हैं, और अगर हम उसमें से एवव 18 को काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ के आसपास, 90 to 100 करोड़ के बीच में एडल्ट्स हैं। सो नाउ क्या पीपल मीन्स तो एवरीबडी, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो कैन एवरीबडी डिसाइड? इज इट सो सिंपल? तो फिर तो वही बात हो गई जो हम स्टार्ट किए थे कि कोई बोलेगा एक्स रूल, कोई बोलेगा वाई रूल। सो ऐसा इतना सिंपल नहीं है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि हम लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नियम बनाया कि हम इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, एंड द पीपल एक्ट थ्रू दीज elected representatives. So people means what? How the people are in democratic constitution, how the people are getting to decide what laws to be made? Through their representatives. And how these representatives are elected? ये representatives कैसे elected होंगे, ये भी संविधान ही बताएगा. So for example, इन भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं, द पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे कहाँ बैठ रहे हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा। तो पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा, एंड द प्रेसिडेंट, दिस ऑल फॉर्म्स पार्लियामेंट. सो द पार्लियामेंट डिसाइड्स लॉज एंड पॉलिसी, एंड पार्लियामेंट इटसेल्फ हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए पर्टिकुलर वे. पार्लियामेंट कैसे ऑर्गेनाइज, पार्लियामेंट कैसे बनाएगा कानून, उसका भी एक तो ऑर्गेनाइज तरीका होगा. कोई भी चीज़ बेतरतीब नहीं हो सकती. तो पार्लियामेंट हैज़ द ऑथोरिटी, द पार्लियामेंट हैज़ द ऑथोरिटी टू इनेक्ट लॉज, बट देयर मस्ट बी अ लॉ दैट विस्टोज दिस ऑथोरिटी ऑन द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस. तो पार्लियामेंट के पास तो ऑथोरिटी है लॉ, कानून को बनाने को, इनैक्ट लॉ, बट देयर मस्ट बी अ लॉ, बट एक और लॉ होने की ज़रूरत है, एक कानून जरूर होने की ज़रूरत है, दैट विस्टोज दिस ऑथोरिटी, जो पार्लियामेंट को ये ऑथोरिटी देता है, और पार्लियामेंट को ये ऑथोरिटी प्रदान करता है कि आप कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट कानून बनाएगा. तो ये ऑथोरिटी कौन देता है? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान देता है. द कॉन्स्टिट्यूशन विस्टोज the authority to the parliament to enact laws on behalf of these people. So the second function of the constitution, I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों. The second function of the constitution is to specify who has power to make decisions in society. समाज में डिसीजन लेने का पावर किसको है, ये संविधान बता रहा. एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये गवर्नमेंट के पास पावर है तो ये गवर्नमेंट बनाई कैसे जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट कैसे की जाएगी, ये भी संविधान बताता है. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन.
ना सोचने वाली बात यह है कि क्या एक बार हम संविधान ने बोल दिया कि पार्लियामेंट बनाएगी, तो क्या पार्लियामेंट कुछ भी कानून बना सकती है? पार्लियामेंट में अब जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो लोग मिल जाएं तो उनका कोई लिमिटेशन नहीं है क्या रूल्स बनाने में, क्या लॉ एक्ट करना है, क्या इनएक्ट नहीं करना है या नहीं करना है? तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ अनफेयर रूल्स बना दे, वो लोग सब एक साथ मिलकर। हो सकता है कि वो रूल बना दे कि आप लोग अपना धर्म को नहीं मान सकते, कोई हिंदू धर्म को नहीं मानेगा या कोई मुस्लिम धर्म को नहीं मानेगा या कोई सिख धर्म को नहीं मानेगा, या फिर एक बैन लगा दे कि नहीं ये पर्टिकुलर धर्म को तो कोई नहीं मानेगा। एक ऑर्डर, एक लॉ बना दे कि सब लोग इस तरीके के, एक ख़ास तरीके से कपड़े पहनेंगे, कि सब लोग कुर्ता पैजामा ही पहन के घूम रहे हैं, या सब लोग धोती पहनकर घूमेंगे, या सब लोग बुर्का में रहेंगे। सो ये पार्लियामेंट तो फिर ऐसे अनफेयर लॉज भी बना सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव सेलेक्टेड देम। नाउ वो लोग अब पार्लियामेंट में बैठ गए, दे कैन गो बर्स। संविधान ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास तरीके का यही गाना गाएगा, या किसी खास तरीके धर्म या जाति के लोग को कुछ स्पेशल पावर दे दिया जाएगा, कुछ लोगों के पास ही प्रॉपर्टी रिटेन करने का अधिकार हो सकता है। सो ऑल दोज थिंग्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। द पावर टू द ऑथोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉज कैन नॉट रिमेन विदाउट लिमिटेशन, बिकॉज देन इट विल बिकम अनजस्ट एंड अनफेयर। So the third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen. सरकार अपने नागरिकों के ऊपर क्या कानून बना सकती है, उसका लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। एंड दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है इस लिमिट को क्रॉस करने का। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर इन मेनी वेज। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, दैट ऑल ऑफ अस पोजेसेस एंड सिटीजन एंड विच नो गवर्नमेंट इज अलाउड टू वायलेट। सो जैसे वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि ये भारत के हर एक नागरिक के पास ये फंडामेंटल राइट है और सरकार इस फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। तो ये एक लिमिटेशन लगा दी। आगे हम पढ़ाएंगे भी, और अगर आप लोग बहुत लोग जानते हुए, जैसे एक समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे, और ये हमारे संविधान में ऐसे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन लगा दी सरकार पे। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन हूबहू सेम होंगे, उसके एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्ट जो उसके ये जो राइट्स है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं वो डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन जिस समाज का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। सो ऑन मेनी डाइवर्स फैक्टर इट डिपेंड्स, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट ए बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करते हैं। For example, citizens will be protected from being arbitrarily arrested. Most like कोई भी नागरिक को arbitrarily सरकार ऐसे जाके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट एनी रीज़न। और ये मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन देती है, फंडामेंटल राइट के अधिकार से इसको एक प्रोटेक्शन देती है। Citizens will have normally right to some basic liberties like freedom of speech, freedom of conscience। आप अपना कॉन्साइंस, आप अपने किस तरीके का कॉन्साइंस रखें, इसका आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, आप क्या व्यापार करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, इसका आपको फ्रीडम होगा। हाँ, दिस फ्रीडम ऑल्सो विल नॉट बी अनरिस्ट्रिक्टेड। कहीं ऐसा नहीं कि आप क्या ट्रेड करेंगे तो बोला भाई मैं तो सबको
सुपारी क्लियर बनूंगा, मैं गोली मारूंगा और पैसे कमाऊंगा दैट टाइप ऑफ थिंग्स, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उस पर फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। बट यस, बेसिक बेसिक लिबर्टीज जो है जनरली मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट करती है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, किसी किसी समय पे नेशनल इमरजेंसी हो, या कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफाई करता है कि ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे ऐसे सिचुएशन में इस राइट को या तो विड्रॉ किया जा सकता है या इस राइट्स दिस राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को होल्ड पे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. But many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provides an enabling framework to government to do certain positive things to express the aspiration and goals of society. सो जो पुराने समय के कॉन्स्टिट्यूशन थे, ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन, खास करके मोस्टली जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया था कि डिसीजन मेकिंग पावर एलोकेट करना हमारा यही काम है, एंड सरकार को लिमिट्स बना दिए, गवर्नमेंट के पावर पे क्या लिमिटेशन है, हम इतना बना के एक ब्रॉड खांचा बना दिया, ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया कि ये डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट को होगा, ये इस तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर होगा, एंड ये गवर्नमेंट के लिमिट्स होंगे। बट जो नए जैसे जैसे समाज इवॉल्व होता है, तो नए 20th सेंचुरीज में जब आया, तो इस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा संविधान आप लोगों को मालूम है 1949 में अडॉप्ट किया गया, 1950 26 जनवरी को लागू किया गया। तो हमारा संविधान 20th सेंचुरी का वन ऑफ द फाइनेस्ट संविधान है, और ये सिर्फ ये दोनों काम ही नहीं, एलोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एंड लिमिटिंग टू द गवर्नमेंट पावर, सिर्फ ये दोनों काम पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, enabling framework for government to do certain positive things, सरकार को certain positive thing, अच्छे कार्य, पॉजिटिव कार्य, एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए भी एक प्रारूप बनाया, एक ढांचा बनाया। सो ये हमारे समाज के एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं और गोल, लक्ष्य, हमारे समाज के एस्पिरेशंस और आकांक्षाएं को एक्सप्रेस करता है, व्याख्या करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट में भारतीय संविधान काफ़ी ही इनोवेटिव था, नए तरीके का ये सोच लाया इस संविधान ने। सोसाइटी विद डीप इंट्रेंच इन इक्वलिटीज ऑफ वेरियस काइंड विल नॉट हैव टू सेट लिमिट्स ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट, दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी और डिप्रिवेशन। सो समाज को, जो मॉडर्न समाज है, वो ऐसा संविधान में ही सिर्फ नहीं रुकना चाहेगा कि जो सिर्फ सरकार के पावर्स और उसके लिमिटेशन बनाए, बल्कि एक ऐसा समाज चाहेगा कि जो सरकार को पॉजिटिव मेजर्स उठाने का, एफर्मेटिव एक्शन लेने का सरकार को पावर दे, सो दैट उससे क्या होगा, जो हमारे बीच विषमताएं हैं, इनइक्वलिटी है और डेप्रीवेशन है, जो हमारे बीच विषमताएं हैं, जो गरीबी है, जो किसकी वंचित लोग हैं, उन सबको उठाया जा सके और समाज एक इक्वल सोसाइटी की ओर आगे बढ़े। लाइक इंडिया में एक बहुत बड़ी, आप लोग जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की ये एक फैक्ट है कि इंडियन सोसाइटी इज़ फ्रैगमेंटेड इनटू लॉट ऑफ कास्ट, एंड इंडिया एस्पायर्स, एज कंट्री वी एस्पायर टू बी ए सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे सोसाइटी इंडिया की एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है कि हम लोग एक कास्टलेस सोसाइटी बनाए, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से हटकर सोसाइटी बनाए, जहाँ इंसान को एक बराबर का दर्जा दिया जा सके, न कि आप किस जाति या किस धर्म में, खास करके जाति में आप जन्म लिए हों। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड टू एम्पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। तो अगर ये एस्पिरेशन है तो सरकार को ऐसा एम्पावरमेंट किया जाएगा, सरकार को ऐसा एनेबल्ड होना चाहिए कि वो सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सके इस लक्ष्य की प्राप्ति में। In countries like South Africa, another example, another very good example which I am going to give you, another country like South Africa, which is a deep history of racial discrimination, नस्ल भेद, रंग भेद, नस्ल भेद की डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, एंड इट्स का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो दीज आर पॉजिटिव एक्शंस which constitution empowers
the government to take some affirmative actions for upliftment of the people who are deprived, for the upliftment of the people who are unequal, who are basically who are lower in the strata. They has to be brought up to the main society, to the basically समाज में एक समानता बैठा नहीं है. The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. So ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे थॉट दैट ईच इंडिविजुअल, हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को, समाज के हर एक व्यक्ति को के पास शुड हैव ऑल दैट इज़ नेसेसरी, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको एक लाइफ, एक ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी, ए लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऐसी ज़िंदगी जो कम से कम मिनिमल बेसिक डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़िंदगी हो. ऐसे जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ऐसे सारे पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए सरकार को एम्पावर करती है. ऐसा संविधान हमारे संविधान फ्रेमर्स ने बनाया है. और लोगों के पास मिनिमम मटेरियल वेलबींग होनी चाहिए. मिनिमम मटेरियल वेलबींग मतलब क्या है? मतलब आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, छत, ये क्या वैसी कोई ज़िंदगी नहीं है कि आप जानवरों की तरह आपके पास छत नहीं है, आप नीचे रह रहे हैं और बारिश में आप अपने बच्चे के साथ बारिश में आप भीग रहे हैं, ठंड में आप रोड पे, सड़क पे काँप रहे हैं. ऐसा समाज नहीं चाहिए. लोगों के पास शिक्षा नहीं हो, ऐसा समाज नहीं चाहिए. तो एक मिनिमम वेलबींग होनी चाहिए, एक मिनिमम एजुकेशन सबको मिलना चाहिए. तो संविधान में ये सब वर्णित है कि इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए पार्लियामेंट ऐसे पॉजिटिव एक्शंस ले, कानून बनाए और एफर्मेटिव एक्शंस ले. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स. दिस आर वेलफेयर एंड सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें से बहुत कुछ ऐसी हैं जो लीगली एनफोर्सेबल है, जो कानून के तहत वो एनफोर्सेबल है. अगर वो चीज़ें नहीं की जाएगी तो वो दंडित किए जा सकते हैं, वो कानून का अवमानना होगा और वो दंडित किए जा सकते हैं. सो एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो प्रोविजंस है, इसका हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, जो संविधान के स्टार्ट में आप बुक्स भी देखेंगे तो बुक्स में एक प्रीफेस होता है. इसी तरह हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल है एंड प्रीएम्बल इज़ द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उस प्रीएम्बल में इस समानता को, इस पॉजिटिव एक्शंस को सपोर्ट किया गया है. सो ये चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट की है, कुछ फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं एंड कुछ चीज़ें जो हमारी सरकार, एक तत्कालीन सरकार जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो चीज़ें अधिकार के रूप में, फंडामेंटल मौलिक अधिकार के रूप में सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती थी, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हमारे संविधान में वर्णित किया गया. एंड व्हाट आर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन? इट मीन्स ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये सरकार को डायरेक्ट करते हैं. ये एक सिद्धांत देते हैं, डायरेक्टिव देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देते हैं कि राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या एस्पिरेशन है. और इन फ्यूचर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जब भारत इस लायक बन जाए कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया जा सकता है, 100% इन्फोर्सेबल, कानूनी तरीके से इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है. मतलब अगर इस चीज़ को ना दिया जाए तो सरकार के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है. तो समाज को इस लेवल पे, जब हमारा देश इस लेवल पे बन जाए, हमारा सरकार इस लेवल की, क्योंकि हम पहले गरीब कंट्री थे और धीरे धीरे हम विकासशील हैं, तो अब हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं. तो हम अब हमारे सरकार के पास बहुत सारे पावर्स आ गए हैं कि हम बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम फुलफ़िल करवा सकते हैं और फिर उनको हम फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करते हैं. लाइक राइट टू एजुकेशन, पहले ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था जिसको बाद में फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया. सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट. सरकार को इनेबल करना है, इनेबल द गवर्नमेंट to fulfill the aspirations of the society and create conditions for a just society.
समाज के इंस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना और ऐसे कंडीशन क्रिएट करना कि ये एक जस्ट सोसाइटी हो, बराबर की सोसाइटी हो, एक अच्छी सोसाइटी हो। बीच में मैं एक पैराग्राफ यहाँ ये लेना चाहूँगा। इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट only rules and regulation controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective good of society। समाज का collective good करने के लिए, सामूहिक अच्छाई करने के लिए, सामूहिक good करने के लिए गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका assigns many responsibilities to the government. It wants the government to take measures to promote conservation of nature, make efforts to protect person or groups subjected to unfair discrimination. So basically to protect people from unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, healthcare etc। ये साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में ये कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस लिखे हुए हैं। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया ऑल्सो द गवर्नमेंट इज एंजॉइंड टू एस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। वहाँ का संविधान, इंडोनेशिया का संविधान नेशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट को पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए एंजॉइन कर रहा। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द पुअर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। पुअर एंड डेस्टिट्यूट, गरीब और दरिद्र बच्चे सरकार के द्वारा देखभाल किए जाएंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द इनेबलिंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। सिमिलरली हमारे संविधान में भी ऐसे बहुत सारे एफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शंस के लिए स्कोप है। तो फाइनली and perhaps the most importantly, a constitution express the fundamental identity of the people। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि संविधान जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस करता है द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। दिस मीन्स दैट पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जो लोग हैं वो एक कलेक्टिव इकाई के रूप में, एक कलेक्टिव इकाई के रूप में एग्जिस्टेंस में आते हैं। इट इज़ बाय अग्रिंग टू ए बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न एंड हु शुड बी गवर्न। हाउ वन शुड बी गवर्न, कैसे, एंड हु शुड बी गवर्न, दैट फॉर्म्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। One has many shades of identities that exist prior to the constitution, but by agreeing to certain basic norms and principles, one constitute one political identity। तो संविधान बनने के पहले one has many set of identities, संविधान बनने के पहले, but by agreeing to certain basic norms, संविधान के बेसिक नॉर्म्स को जब हम, उनके प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को, नियमों को जब हम, उनके बेसिक नियम सिद्धांत को जब हम मान लेते हैं, so then one constitutes a political identity। Second, constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedom। The constitution sets authoritative constraint upon what one may do or may not do। It defines the fundamental values that we may not trespass। So the constitution also gives one moral identity। संविधान एक moral identity देता है। कैसे कि what one person can do और what may not be done। किस बंदे को क्या करना है, क्या नैतिक है, क्या नहीं करना है, क्या अनैतिक है। फंडामेंटल वैल्यूज़, एक हमें मूल्य देते हैं, एक बुनियादी फंडामेंटल बेसिक मूल्य देते हैं, दैट मे नॉट बी ट्रेस, जिसको हमें ट्रेस पास नहीं करना। सो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क। ये एक विस्तृत रूप से एक ढांचा है विच वन परशूज इंडिविजुअल एस्पिरेशन, विद इन विच, जिसके अंडर ही लोग अपने इंडिविजुअल आकांक्षाएं, अपने गोल्स और अपने फ्रीडम को परसू करते हैं। एंड थर्ड एंड फाइनली, इट मे बी द केस दैट मेनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। दैट बहुत सारे पॉलिटिकल और जो मोरल वैल्यूज़ है आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। वो बहुत सारे संवैधानिक ट्रेडिशंस, जो डिफरेंट ट्रेडिशन है, उसके तहत भी शेयर किए जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, दे डिफर इन मेनी रेस्पेक्ट।
In form of government, they join in many procedural, but they also share a good deal. Most modern constitution create a form of government that is democratic in some respects. Most claim to protect certain basic rights. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलग अलग देशों के संविधान अलग अलग तरीके से हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो मॉडर्न संविधान है वो मोस्टली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, इन सम और द अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है. एंड मोस्ट संविधान जो ये क्लेम करती है कि वो सर्टेन बेसिक राइट्स को प्रोटेक्शन देती है. नागरिकों के जो कुछ मूलभूत अधिकार है, बेसिक अधिकार है, उसका प्रोटेक्शन संविधान प्रोवाइड करती है. बट द कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन मेनी वे. दे एम्बॉडी कॉन्सेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. Most nations are an amalgamation of complex set of historical traditions. They weave together the diverse group that reside within the nation in different forms. तो संविधान क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, संविधान आर डिफरेंट इन द एम्बॉडी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है संविधान. हर एक कंट्री में मोस्ट ऑफ द देश ऐसे हैं, भारत में ही देख ले कि भारत के लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है. और भारत तो बहुत ही ऐसे भी बोला जाता है, भारत इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री. आप नागालैंड और आसाम से लेके गुजरात चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश से का अलग ट्रेडिशन है, जम्मू कश्मीर का अलग ट्रेडिशन है, केरला का अलग ट्रेडिशन है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सो पंजाब, यू नेम स्टेट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, मिजोरम, अगरतला, राजस्थान. सो यू नेम स्टेट यू विल फाइंड कि वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन. बट ये जो संविधान है ये एक माला की तरह इनको पिरो कर रखता है, इन डिफरेंट ग्रुप्स को जो भारत में रह रहे हैं, इन सबको एक माला की तरह पिरो कर रखता है. तो हम इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी जब इंडिया का मैच हो रहा था तो सब इंडिया 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 हम चिल्लाने लगते हैं. जब ओलंपिक्स मेडल आता है तो हम एज ए कंट्री कि हाँ ये हमारा देश है. जब वॉर होता है हम एज इंडियंस, तो वी ऑल बिलोंग्स टू different culture and we have different historical traditions, but संविधान हमें एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल आवर सेल्फ वी आर फर्स्ट प्राउड इंडियंस, एंड देन वी आर वट एवर वी आर बिलोंगिंग टू सम, या तो हम लिंग्विस्टिकली डिफरेंट हैं, हम वी आर बंगाली, वी आर हिंदी, वी आर तमिल, वी आर तेलुगु, वट एवर, और वी आर रीजनल, वी आर बिहारी, वी आर मलयाली, वी आर गुजराती. दिस थिंग्स कम सेकेंड. फर्स्ट इज़ दैट वी आर इंडियन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक दिखाया, जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई बीइंग इथिकली जर्मन. द कॉन्स्टिट्यूशन गैव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक इथनिक आइडेंटिटी ए क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप. जर्मनी में क्या है कि वहाँ जो एथनिसिटी है, जो जर्मन होंगे उसी को जर्मनी का नागरिक माना जाएगा. बट इंडियन संविधान ऐसा नहीं है. भारतीय संविधान जो है वो एथनिसिटी को आइडेंटिटी नहीं देता है सिटीजनशिप के लिए. डिफरेंट नेशंस, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर एक देश के जो संविधान है वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं. उनके सरकार और उस राष्ट्र में डिफरेंट एक विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स का एक डिफरेंट संविधान डिफरेंट वे हेड बताता है. दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री. और ये जो रिलेशनशिप है नेशन और सरकार के बीच में, ये नेशनल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है. Now, the authority of a constitution. We have outlined some of the functions of the constitution performs. संविधान क्या क्या काम करता है वो हमने ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है. But there are 3 further question we can ask about constitution. तो 2 मैंने आपको संविधान के काम बता दिया. Now few questions remained unanswered जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. What is a constitution? How effective is constitution? And is a constitution just? So in most of the countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. When we ask for constitution of a country, we are usually referring to this document. So most of the countries में अगर आप देखेंगे कि constitution क्या है, एक compact document है. किस चीज़ का? Which compromises number of articles. But there are countries like United Kingdom, for instance, do not have a single document.
जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। रेदर देन दे हैव ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस टेकन कलेक्टिवली दैट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, दे हैव ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी हैव मेंशन्ड है। जो ऊपर फंक्शंस हमने संविधान के बताए हैं, इस फंक्शन को जो भी डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें करवा रहा है, उस डॉक्यूमेंट को या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये लिखित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लाइक ब्रिटेन। बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। ये एक नई चीज़ बता रहा कि बहुत सारे संविधान हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ऑन पेपर। दे आर मेयर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पैर्चमेंट। वो लिखे हुए संविधान हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, बट दे आर मेयर वर्ड्स। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव वो संविधान कितने इफेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट मेक्स देम इफेक्टिव, और कैसे उनको हम, क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव है। वो उस देश के लोगों के, जो समाज के लोग हैं, उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है रियली में। सो ये सब चीज़ें संविधान के लिए ज़रूरी है कि संविधान को सिर्फ मेयर वर्ड्स लिखे हुए अच्छे अच्छे गोल्डन अक्षर ही संविधान को इफेक्टिव नहीं बनाते हैं। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। So we'll come to mode of promulgation. This refers to how a constitution come into being, who crafted the constitution, and how much authority did they have. So संविधान को किसने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Who crafted? एंड जो लोगों ने बनाया, जो बंदों ने बनाया, जो संविधान को बनाया, हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव, उनके पास कितनी ऑथोरिटी थी, समाज में उनका क्या एक्सेप्टेंस था। इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाई मिलिट्री लीडर्स। बहुत सारे देशों में मिलिट्री लीडर्स ने संविधान को बना दिया, और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, या फिर ऐसे लीडर जिसको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो पॉपुलर नहीं है, डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी विद द पीपल विद देम। वो अपने साथ एक लोगों का समूह को लेकर चलने की उनमें क्षमता नहीं है। तो ऐसे संविधान जो बनाए जाएंगे वो डिफंक्ट हो जाएंगे, वो सफल नहीं होंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ, लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, दीज आर वन ऑफ द, इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आर कॉन्स्टिट्यूशन विच क्रिएटेड इन द आफ्टर मेथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ये इनका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये संविधान एक नेशनल मूवमेंट होने के बाद बनाया गया है, उसके आफ्टर मैथ में, उसके आउटकम में बना है। Although India's constitution was formally created by Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. दो ये संविधान दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में बना, बट इसके पीछे एक बहुत ही बैकग्राउंड थी, एक लॉन्ग हिस्ट्री थी किसकी, नेशनलिस्ट मूवमेंट की, राष्ट्रवादी मूवमेंट की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। एंड दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अलॉन्ग डिफरेंट सेक्शन। तो भारत के जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, हम सब अंग्रेज़ से गुलाम थे, अंग्रेज़ हमारे ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे थे, भारत में पुरजोर तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो ये सारी जो लर्निंग्स है, ये सारे जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सब एक पावर देती है, और वो फिर एक रिमार्केबल एबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे जो संविधान को फ्रेमर्स को, to carry along them different sections of Indian society. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn by the people who enjoyed immense public credibility. ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जिनका immense public credibility है, पब्लिक के बीच में इनकी credibility बहुत ही ज़्यादा है। who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society. इनके पास जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, they had that capacity to negotiate
और कमांड वो एक समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उन रिस्पेक्ट कमांड करते थे एंड दे वर एबल टू कन्विंस द पीपल, उस लोगों को ये कन्विंस करने के काबिल थे दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर, ये उनके व्यक्तिगत पावर या जो वो पावर होल्ड कर रहे हैं उस पावर को व्याख्या बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लोगों को सबका वेलफेयर एंड सबके भले के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा, और ये जब वो मैसेज लोगों तक कन्विंस कर पाएँ तो नेशनल कंसेंसस बनता है इस संविधान में। सो ये हमारा जो संविधान है वो एक नेशनल कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता है। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू ए फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने देशों में रेफरेंडम, व्हाट इज ए रेफरेंडम, मतलब पब्लिक के द्वारा वोटिंग करवा दिया गया, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने वोट किया कि ये संविधान हमें पसंद है नहीं पसंद है। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम, हमारा संविधान में ऐसा रेफरेंडम नहीं करवाया गया, बट नेवरदलेस ऐसा नहीं, बट रेफरेंडम नहीं होने के बाद भी नेवरदलेस कैरिड इनॉर्मस पब्लिक ऑथोरिटी, बट उसके बाद भी काफ़ी पब्लिक ऑथोरिटी कैरी करती है बिकॉज इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ द लीडर्स हु वेयर देमसेल्व्स पॉपुलर। ये विदाउट रेफरेंडम कराए हुए भी हमारे संविधान को जनता ने इसलिए पब्लिक ऑथोरिटी से एक्सेप्ट कर लिया गया बिकॉज ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया जिन लीडर्स को पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त था, जिनको हम रिप्रेजेंट करते थे, जिनको हम आइडियलाइज करते थे। Although the constitution itself was not subjected to referendum, the people adopted it as their own, लोगों ने इसे अपना माना by abiding by its provisions, इसके provisions को मानते हुए। Therefore the authority of the people who enact the constitution helps determine in part its prospect for success। So संविधान किस लोगों के द्वारा बनाया गया है, उनकी समाज में क्या पकड़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो संविधान को जनता के बीच में, लोगों के बीच में क्या एक्सेप्टेंस मिलेगा। इट इज़ द सब्सटैंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ लोगों को परमानेंट कुछ लोगों को जो मेजॉरिटी है उनको ऑपरेस करने के लिए बोल रहा है कि माइनॉरिटी को ऑपरेस करने, ऐसा प्रोविजंस बनाते हैं जिसमें माइनॉरिटी को ऑपरेस किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी का ख्याल कर लिया गया और माइनॉरिटी को ऑपरेस कर दिया गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो ऐसा क्या होगा? जो लोग मेजॉरिटी में वो तो बल्ले बल्ले, बट जो माइनॉरिटी में वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं मानेगा। या फिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो जो बाकी लोग हैं उनका दमन करते रहें, उन या इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीजन टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे लोग जिनका दमन हो रहा है या जैसे माइनॉरिटी जिनके खिलाफ ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो इस रिलीजन को क्यों, वो इस संविधान को क्यों मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। दे विल हैव नो रीजन टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, कोई भी संविधान अपने आप में परफेक्ट जस्टिस नहीं देता, बट इट हैज़ टू कन्विंस टू पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। ये अपने आप में जस्टिस नहीं देता है, बट ये ऐसा होना चाहिए कि ये कन्विंस कर सके लोगों को कि इस संविधान में जो प्रोविजंस है वो आपको एक ऐसा ढांचा देता है कि आप बेसिक जस्टिस को परस्यू कर सकते हैं। Next topic is balanced institutional design. Constitutions are often subverted not by people but by small groups who wish to enhance their power. So कुछ छोटे मोटे ग्रुप जो होते हैं, छोटे ग्रुप के लोग, वो छोटे मोटे तो नहीं कह सकता, बेसिकली जो छोटे ग्रुप कुछ कम लोगों का ग्रुप होता है बट दे आर वेरी पावरफुल लॉबी होते हैं। वो बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने संविधान को सबवर्ट कर दिया है। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एक अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन है वो समाज में पावर को इस तरीके से बांट देता है, फ्रैगमेंट द पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट तरीके से बांट देता है कि कोई सिंगल ग्रुप संविधान को सबवर्ट नहीं कर सकता है, संविधान को ख़त्म नहीं कर सकता है, संविधान को ओवरटेक नहीं कर सकता, ओवर पावर नहीं कर सकता है।
One way of such intelligent designing of constitution is to ensure that no single constitution acquires monopoly of power. This is often done by fragmenting power across different institutions. The Indian constitution, for example, horizontally fragments power across different institutions like भारत का जो संविधान है वो पावर को फ्रैगमेंट कर दिया है जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में. एंड देयर आर सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑल्सो जिनको भी पावर दिया लाइक इलेक्शन कमीशन. सो दिस इंश्योर दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन द अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशन. तो अगर एक इंस्टीट्यूशन इस संविधान को ओवरटेक या सबवर्ट करने की कोशिश करेगा, पलटने की कोशिश करेगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको रोक देगा. An intelligent system of checks and balance has facilitated the success of Indian Constitution. और जो इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया, अलग अलग लोगों को पावर बांट दिया गया, इससे भारतीय संविधान बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली रन कर रहा है. Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी संविधान को इंटेलिजेंट डिज़ाइन करने में. इंटेलिजेंटली संविधान को तभी डिज़ाइन किया जा सकता है जब वो संविधान एक राइट बैलेंस बनाए. कैसा कि जो पुराने वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स है, सर्टेन वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर है, वो ऑथोरिटेटिव हो कि भाई ये तो मानना पड़ेगा, ये नहीं, इसको तो बदला नहीं जा सकता, बट एट द सेम टाइम समय के साथ उसमें चेंज करने का प्रावधान हो. सो संविधान शुड नेवर बी टू रिजिड बिकॉज ए टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज. बदलाव के वजन में वो टूट जाएगा. ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा तो देन इट विल नॉट गिव एनी सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी टू द आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल. लोगों को कोई संविधान पे विश्वास ही नहीं आएगा. सो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज़ एंड एडप्टिंग देम टू द न्यू सर्कमस्टांसेस. सो यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चैप्टर 9. आगे चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं बिकॉज इसमें बदलाव करने के प्रावधान ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही बैलेंस्ड है. बाय स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड लिमिट्स ऑन सच चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ensured दैट इट विल सर्वाइव एज ए डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाई द पीपल. और पीपल इस संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं. दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन और ऑन इट्स ऑन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी ग्रुप के लोग इस संविधान को पलट नहीं सकते, इस संविधान को ओवरटेक नहीं कर सकते, अपने कब्जे में नहीं. देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथोरिटी यू कैन आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस. वेयर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल, क्या लोग जो संविधान बनाए थे क्या वो क्रेडिबल थे. एंड सेकेंडली डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पावर वॉज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड, क्या संविधान ने पावर को इंटेलिजेंट तरीके से, बुद्धिमत्ता से ऑर्गेनाइज किया सो दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. और डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम रीजन टू एवरी पर्सन टू गो अलॉन्ग विथ इट. एंड ऑल्सो ये भी सवाल एक बनता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल होप्स एंड एस्पिरेशन. द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिजियंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स टू सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट. अगर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट रहेगा, एक बैलेंस्ड रहेगा, एक न्यायहित बातें करेगा, तो ही वो तभी उस कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की इच्छाएँ होगी, आकांक्षाएँ होगी, उनके विश्वास होंगे, उनकी उम्मीद होगी. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. जो ये आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अब हम आ रहे हैं कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. सो फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. वो अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान जब एक साथ था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था. इट
held its first sitting on 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार मुलाकात हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। सो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उस समय इंडिया पाकिस्तान वाज टुगेदर बिकॉज कंट्री वाज नॉट डिवाइडेड। ऑन 15 अगस्त इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड, बट वन डे प्रायर टू दैट, द डे 14 अगस्त 1947, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, बट उस समय से भारत के मेंबर्स उसमें बैठते हैं। द मेंबर्स वेर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये मेंबर्स कैसे चुने गए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोविंशियल 1935 के बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए थे। ये सब चीज़ें बाद में डिटेल में आएगी, बट आप बेसिक प्रारूप समझ लीजिए कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का गठन हुआ था, और उसके मेंबर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as cabinet mission। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज composed roughly along the lines suggested by plan proposed by the committee। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस लाइंस पे बनाए गए थे। किस लाइंस पे बनाए गए थे? कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा एक कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उसके बेसिस पे, उसके द्वारा बनाए गए प्रारूप ढांचे पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। सो 10 लाख पे एक व्यक्ति, ऐसा इस रेशियो ऑफ पॉपुलेशन पे हर एक प्रोविंस, हर एक प्रिंसली स्टेट्स या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को उसकी जनसंख्या के आधार पे दिया गया था, जिसमें 10 लाख पे एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन था। एज ए रिजल्ट द प्रोविंस दैट वेयर अंडर डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल वेयर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स। सो जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर थे, उनसे 292 मेंबर सेलेक्ट होके आते हैं, और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स। The seats in each provinces were distributed among the three main communities, Muslim, Sikh and General, in proportion to their respective population। तो उनके पॉपुलेशन के आधार पे मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरी के बीच में सीट्स का बंटवारा किया गया था। Members of each community in provincial legislature assembly elected their own representatives। तो provincial legislative assemblies के जो members थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, they elected their own representative by method of proportional representation with single transferable vote। ये एक तरीका है proportional representation by single transfer, जिसमें 1 2 3 4 5 आप प्रेफरेंसेस डालते हैं, और उसके बाद वो पहले नंबर 1 वाले सारे वोट काउंट किए जाते हैं, फिर जब सबके प्रायोरिटी नंबर 1 वाले काउंट हो जाते हैं तो फिर जो लास्ट मेंबर होता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे लास्ट वाले के टर्मिनेट कर दिया जाता है, और उसके फिर जो नंबर 1 है उनको फिर काउंट किया जाता है। ये एक डिटेल तरीका है जिससे भारत का राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। मैं आपको अभी डिटेल में बताना नहीं चाह रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इसके हर एक टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आगे सारी चीज़ों को आगे कवर करूँगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से आपको समझाऊंगा, मैथमेटिकली ऑल्सो, एंड ये क्या चीज़ है इसको आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। बट अभी बस इतना समझ लीजिए कि देयर वाज ए मेथड जहाँ पे एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, लोग प्रेफरेंस देते हैं और उसके हिसाब से वो ट्रांसफरेबल होता है वोट, उसके हिसाब से चुनाव किया गया था। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन। प्रिंसली स्टेट्स में कैसे चुने जाएंगे वो कंसल्टेशन के द्वारा डिसाइड किए गए थे। द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be member of the Constituent Assembly। So the number Constituent Assembly का जो numbers in the Assembly was reduced to 299। जो पाकिस्तान के members थे वो पाकिस्तान में चले गए। So the एंड से भारत के मेंबर भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे 299 मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। एंड 284 मेंबर्स वेयर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। सो
आउट ऑफ 299 मेंबर्स जो इंडियन भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उसमें से 284 ने साइन किया है, उनके सिग्नेचर हैं हमारे संविधान पे। 24 जनवरी 1950 को उन्होंने साइन किया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950, दैट वी ऑल नो। So the constitution was thus framed against the backdrop of horrendous violence that partition unleashed on the subcontinent, but it is a tribute to the fortitude of framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. दो ये संविधान जब बना और बन रहा था, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे। ये बहुत ही दुखद घटना है, बट उसके बाद भी भारत के जो संविधान के निर्माता थे, फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दंगों से, इन चीज़ों से सीखे और सीखने के बाद उन्होंने लेसन्स लर्न के रूप में ऐसी ऐसी प्रोविजंस बनाए हमें संविधान में, ताकि इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से एड्रेस कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, वेयर नॉट ओनली would minorities be secure but religious identity would have no bearing on citizenship right. So ये ऐसा था कि इसमें माइनॉरिटीज़ को भी सिक्योर किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे देश का जो सिटीजनशिप का अधिकार है वो किसी भी धर्म और किसी भी पंथ से कोई वास्ता नहीं रखता है। भारत का हर व्यक्ति भारत का सिटीजन होगा, उसके वो किसी भी धर्म किसी भी पंथ को वो फॉलो कर रहा हो, दैट इज़ इमटेरियल ऑफ इट। But this account of composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of the Assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representative body. दो जबकि यह यूनिवर्सल सफरेज मतलब हर एक जैसे 18 साल के आज टुडे, व्हाट डज यूनिवर्सल सफरेज मीन? यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि सभी लोगों को एक बेसिक कंडीशन पूरा करने वाले सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है। जैसे अभी भारत में यूनिवर्सल सफरेज है, 18 साल से ऊपर के उम्र के हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है। तो ऐसा असेंबली ऐसा नहीं चुना गया था कि किसी एक यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं चुने गए थे, बट एक सीरियस अटेम्प्ट लिया गया था कि असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, रियल में एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, मोस्ट ऑफ द लोगों की बातों को उसमें सुनिश्चित किया जाए। Members of all religions were given representation under the scheme described. In addition, the assembly had 28 members from scheduled caste. सभी धर्मों के साथ साथ 28 सदस्य शेड्यूल कास्ट के थे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, नो डाउट द कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, आज़ादी की लड़ाई में बहुत उस पार्टी का योगदान था और पैन इंडिया उसका बहुत प्रेजेंस था, पुरानी पार्टी थी। तो कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate all shades of opinion within it. But ये खुद ही इतनी बड़ी पार्टी थी, ये इतने पूरे पैन इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, तो इसमें हर एक तरीके के ओपिनियन के लोग इसमें शामिल थे। The principle of deliberation. The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. It comes from the procedures it adopted to frame the Constitution and the values its members brought to their deliberation. So सिर्फ इस बात पे हम नहीं टिके हुए रह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी लोगों के द्वारा चुने गए हुए थे, बट द प्रोसीजर जो लिया गया था अडॉप्ट करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमर्स थे उन्होंने जो प्रोसीजर अपनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का, और जो वैल्यूज़ थे इन सदस्यों का, ये बहुत ही हाई लेवल के वैल्यूज़ थे और ये बहुत ही पारदर्शी तरीके से अपनाया गया था। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. It is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. There were often disagreements amongst the members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interests. So लोग इतने टॉल लीडर्स थे दैट वो सिर्फ जब बातें कर रहे थे वो सिर्फ अपने सोसाइटी की बातें उसमें नहीं रख रहे थे, बल्कि वो बातें रख कर इस तरीके से डेलिब्रेट कर रहे थे कि इससे पूरे भारत पे, पूरे होल नेशन के माइंड पे क्या असर पड़ेगा, उनके
पूरे कंट्री का इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था, डेलिब्रेट किया गया। उनके आपस में डिसएग्रीमेंट्स भी थे और आपस में वो डिसएग्रीमेंट्स को एक दूसरे के साथ बात विचार विमर्श पार्टिसिपेशन डिस्कशन के साथ उसके बाद बात विचारों विमर्श के बाद सेलेक्ट किया गया। सो द प्रोसेस वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। देयर वेर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल एंड द डिफरेंसेस वेर मैनी। बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। लगभग सारे इशूज़ को बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ डिस्कस किया गया। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। बिना किसी डिबेट, लगभग बिना किसी डिबेट के बाद सिर्फ एक प्रावधान को पारित किया गया एंड वो प्रावधान था यूनिवर्सल सफरेज। मतलब all citizen reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender and income। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है कि सभी नागरिक एक उम्र के बाद वोट करने के अधिकार रखते हैं, उनका धर्म, जाति, शिक्षा, जेंडर या इनकम कुछ भी हो। एंड दिस ये चीज़ को सबने मान लिया बिना डिबेट के। सो दिट इट सेल्फ डिफाइंस कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से लोगों ने सोचा, हमारे फ्रेमर्स कितने ही बुद्धिमत्ता के साथ और कितने ही टॉल लीडर्स थे जो इन्होंने संविधान को बनाया। सो वाइल द मेंबर्स फेल्ट नो नीड एट ऑल टू डिस्कस द इशू ऑफ हु शुड हैव द राइट टू वोट, एवरी अदर मैटर वॉज सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। बाकी सारी चीज़ों को सीरियसली डिस्कस एंड डिबेट किया गया। नथिंग कैन बी अ बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट टू दिस असेंबली। The Constitution drew its authority from the fact that members of the Constituent Assembly engaged in what one might call public reason. The members of the Assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument. They did not simply advance their own interest, but gave principled reason to other members for their positions. The very act of giving reasons to other members make you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with your viewpoint. So देखिए इसकी कितनी खूबसूरत तरीके से लिया गया, मैं इसको आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो क्या फॉलो किया, द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजन्ड एग्रीमेंट। और जब आप डिस्कशन एंड रीजन्ड एग्रीमेंट करते हैं तो आप अपने सिंपली अपने इंटरेस्ट को नहीं रख सकते, बिकॉज आपकी बात तभी दूसरे लोग मानेंगे जब आपका जो कंसिडरेशन है वो आपके खुद के इंटरेस्ट में ही सिर्फ नहीं होगा, बल्कि उसमें इतने रीजंस होंगे, सफिशिएंट रीजंस होंगे कि बाकी लोग भी उसके साथ चलने के, आपके व्यू पॉइंट के साथ चलने के लिए तैयार हो। तो आपका जो रीज़न होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, वो होलिस्टिकली कवर करेगा। द वॉल्यूमिनियस डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट इज ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट। These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapter in the history of constitution making, equal in importance to French and American Revolution। जितना फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस है इतिहास में, उतना ही भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा जो बातचीत की गई, जो डिस्कशंस किए गए और जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, वो उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है इतिहास में। प्रोसीजर्स पे अब आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 8 मेजर कमिटीज़ थे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दिस कमिटी। दिस वेर द 4 टॉल लीडर्स जिन्होंने मोस्ट ऑफ द कमिटीज़ के ये चेयरमैन थे। These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been a bitter critic of Congress and Gandhi. ये सब लोगों को मालूम है और नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। वो गांधी और कांग्रेस का बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, एक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, कि आप लोगों ने शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया है काम पर। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इशूज़। पटेल एंड नेहरू में भी आपस में बहुत सारे इशूज़ में डिसएग्रीमेंट थे, बट नेवरदलेस दे ऑल वर्कड टुगेदर। उन्होंने सब साथ काम किया। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वेयर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय इंटायर असेंबली। और हर एक कमिटी ने जो अपने प्रोविजंस को बनाए उसको पूरे असेंबली में डिबेट किया गया। यूजुअली एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रीच ए कंसेंसस। जनरली मोस्ट जनरली कोशिश किया जाता था कि कंसेंसस आ जाए और सब लोग मान जाए।
विथ बिलीव दैट प्रोविजंस अग्रीड टू बाई ऑल। तो इससे क्या होगा कि सब लोग कंसेंसस बना लेते हैं, तो एक ऐसा संविधान बनेगा जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो। would not be detrimental to any particular interest, but there were some provisions which were subject to vote। but कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे पूरी तरीके से एक साथ कंसेंसस नहीं बनी, तो वो वोट हुआ, और वो लाजमी है, 100% कंसेंसस हर एक चीज़ पे नहीं बनाई जा सकती। बट इन ईच इंस्टेंस every single argument, query or concern was responded with great care and in writing। तो बट वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी हर एक क्वेरी, हर एक सवाल, हर एक डाउट को बहुत अच्छे तरीके से लिखित तरीके से क्लियर किया गया। द असेंबली मेट फॉर 160 डेज, 160 दिनों के लिए वो मिलते हैं। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, 2 साल 11 महीने में 160 दिन बैठक करते हैं। दिस सेशंस इट्स सेशंस वेर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, और ये प्रेस एंड पब्लिक के लिए खुला हुआ था। कोई भी प्रेस वाला या पब्लिक कोई भी आदमी वहाँ जाके उस सेशन अटेंड कर सकता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हज़ार तरीके लोगों के ओपिनियन को ओपन फोरम में डिस्कस करके एक फेयर वे में, जस्ट वे में, ट्रांसपेरेंट वे में डिस्कस किया गया, और उसके बाद ये संविधान में एक्सेप्ट किया गया है। Inheritance of nationalist movement, but no constitution is simply a product of assembly that produces it. An assembly as diverse as Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles the constitution should enshrine. These principles were forged during the long struggle of freedom. So हमारे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस समय ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बहुत हद तक कंसेंसस बना लिया था। In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principle it had inherited from the nationalist movement. So कह सकते हैं कि जो Constituent Assembly है, उन्होंने एक कॉन्क्रीट शेप और फॉर्म दिया किन चीज़ों को, उन सिद्धांतों को जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी मूवमेंट के समय इनहेरिट किए गए थे। जिन राष्ट्रवादी मूवमेंट के समय में जिन सिद्धांतों को हमने अपने साथ एक्सेप्ट किया था, अपने साथ साकार किया था, उन सिद्धांतों को एक कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म देने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। फॉर डिकेड्स प्रिसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मेनी क्वेश्चंस दैट वेयर रेलिवेंट टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द शेप एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव, द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, द इनइक्वालिटीज इट शुड ओवरकम। सो नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय ही इन सब चीज़ों का काफ़ी विस्तृत रूप से डिस्कशन होगा था। द शेप एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए हमारे, एंड ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं हमारे समाज में, जो इतनी विषमताएं हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम से ही ये डिस्कशन चल रहा था, और ये सारा जो थॉट प्रोसेस जो हमने सीखा हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ने ओवर द टाइम हिस्ट्री में जो उन्होंने सीखा, इन सब बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त इन्होंने एक साथ लगाया। Perhaps the best summary of the principle that nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defines the aims of the Assembly moved by Nehru in 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा 1946 में मूव किया गया था। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड द आर्ट एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के पीछे जो हमारे मूल्य हैं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, वो इस रेजोल्यूशन में थे। What the previous section terms as substantive provision of the Constitution is inspired by and summed up by values incorporated in the objective resolution. Based on this objective resolution के आधार पे our Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments. इन fundamental commitments को एक institutional expression provide करता है हमारा Constitution। और ये क्या है वो fundamental commitments? Equality, liberty, democracy, sovereignty एंड ए कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एक प्लूरल आइडेंटिटी, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डाइवर्स लोगों का समूह। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली ए मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बट ए मोरल कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल मेनी प्रोमिसेस दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के समय में जो हमारे नेता थे, उन्होंने जो जनता को सपने दिखाए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, हमारा संविधान सिर्फ एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स का वो एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक कमिटमेंट है, मोरल कमिटमेंट है
टू एस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट, एक ऐसा सरकार बनाने का एक मोरल कमिटमेंट है कि जो सपने हमने आज़ादी की लड़ाई के समय, आज़ादी के मूवमेंट में हमने प्रोमिस किए थे, हमने सपने दिखाए थे, हमारा संविधान एक ऐसी सरकार की व्यवस्था करेगा जो इन सब प्रोमिस को पूरा करने की कोशिश करेगा। Coming to the institutional arrangement, the third factor ensuring effectiveness of a constitution is balanced arrangement of the institution of government. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like executive, legislature and judiciary. Constituent Assembly बहुत समय एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस बनाने के रूप में इन्होंने बहुत समय बिताया, बहुत काम किया। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि ये सिर्फ डेमोक्रेटिक ही नहीं होना चाहिए, जनतंत्र ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के वेलफेयर के लिए कमिटेड भी होना चाहिए। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड फेडरल अरेंजमेंट। तो इसलिए हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जहाँ जो डेमोक्रेटिक सेटअप को करता है, एंड फेडरल अरेंजमेंट किया गया जहाँ दो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दो जगह पावर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को पावर, एक दूसरे को पावर डिवाइड किया जाता है, और देन फेडरलिज्म के द्वारा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी पावर बांटे गए। While evolving the most balanced government arrangement, the maker of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experiences of other countries. Thus, the framers of the constitution were not averse to borrowing from other constitution traditions. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries. उन्होंने अलग अलग कंट्री से बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किए जो अच्छे प्रोविजंस थे और दूसरे देश के संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्रेशन। और ऐसे ही बोरो नहीं किया, को डिबेट किया, डिस्कस किया, डिफेंड किया कि हमें ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना वैलिड है। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरोकियल इन इट्स आउटलुक could take the best available everywhere in the world and make it their own। तो ये हम दूसरे देश के संविधान से हम बोरो किए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट हम लकी हैं कि हमारा सोच हमने पैरोकियल नहीं रखा, हमने अपना संकीर्ण सोच नहीं रखा, बल्कि हमने बाहर के सोच में भी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनके संविधान में अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमने अपने साथ देखा कि अगर हमारे देश में भी इसको लागू करने से अगर फ़ायदा होगा तो हमने इन विचारधाराओं को, इन सोच को, इन प्रोविजंस को आत्मसात किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको जगह दी है। वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। द ओनली न्यू थिंग्स इफ देयर कैन बी एनी इन ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड सो लेट इन द डे आर द वेरिएशंस मेड टू रिमूव द फॉल्ट्स एंड टू एकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो कुछ अगर फॉल्ट्स है उसको निकाला जा सकता है, और भारत के संविधान को ये नेहरू जी, ये अम्बेडकर जी के शब्द है। नाउ प्रोविजंस एडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि लाइक एक साथ 10 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, और जिसने उसमें से सबसे ज़्यादा लिया वो जीत गया। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं और टोटल लोग जो वोट कर रहे हैं वो 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो एक बंदे को 30 मिला, दूसरे को 25 मिला, बाकी को 20 मिला, और फिर ऐसे ऐसे कुछ कम कम मिला, और सब मिलाकर 100 बनते हैं। तो दो अगर देखा जाए कि मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी तो 50 प्लस होनी चाहिए। 100 लोगों ने वोट किया तो 50 से ज़्यादा होगा तभी वो मेजॉरिटी होगा, लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसने सबसे ज़्यादा ले आया, 30 ले आया, दो वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है, बट चूंकि वो 30 लाया, वो सबसे ज़्यादा लाया, तो उसको जीत लिया जाता है। तो ऐसे करके ही ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हमारे लोकसभा का जब इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबलीज़ का, तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है भारत में। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कि रूल किसका रूल होगा? लॉ का रूल होगा, किसी व्यक्ति वस्तु का नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर है हमारे पार्लियामेंट में,
लोकसभा में, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से गया। एंड लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों शब्द हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है और ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? ये फेडरल सिस्टम है बट विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, पावर्स डिफाइंड है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट में, बट देर आर रेसिडुअरी पावर्स विच स्टेज विद द पार्लियामेंट। सो आई विल कम टू ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल लेटर। फिर बस आप ये समझ जाइए, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो नाउ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। वी हैव कम टू द कंक्लूजन। और हमारा संविधान इज ए ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that they presented to nation a document that enshrined fundamental values, highest aspirations shared by the people. This is one of the reason why this most intricately, बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड, ये सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है, बट बिकम ए लिविंग रियलिटी। आज भी हमारा संविधान मजबूती से खड़ा है और देश संविधान के नियमों के तहत चल रहा है। वेयर सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पेरिस्ड विद द पेपर दे वेयर फर्स्ट रिटन ऑन। जबकि बाकी बहुत सारे आप देश में देखेंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देखेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पहली बार कागज़ पे बने थे वो पेरिश कर गए हैं। बट भारत का संविधान इतने जघन्य तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद भी चूँकि ये हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ और हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशंस को दर्शाता है, ये मजबूती से हमारा संविधान खड़ा है और हमारे संविधान के तहत ही हमारे देश में आज भी लोकतंत्र चल रही है। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक डॉक्यूमेंट इन टर्न विच इन टर्न बिकम एन एग्जाम्पलर फॉर मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिक डॉक्यूमेंट है जो दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जाम्पलर है। मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए हैं। The main purpose behind the long search that went on for almost 3 years to strike the right balance so that the institution created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement but would be able to accommodate the aspiration of the people of India for a long time to come. So जो मोस्ट मेन पर्पस था कि इतना लंबा रिसर्च करके, इतना मेहनत करके संविधान बनाया जाए, वो इसलिए इतना मेहनत किया गया है ताकि ये 3 साल की मेहनत लगी है इसको बनाने में, सो दैट एक राइट बैलेंस हो, सो दैट जो इंस्टीट्यूशन संविधान के द्वारा निर्मित किए हुए इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, वुड नॉट बी हैफेजर्ड, ये बेतरतीब होंगे और ये टेंटेटिव छोटे, ये एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट टाइप के नहीं होंगे, बट विल बी एकोमोडेट द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल रैदर दैन, ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं को एकोमोडेट करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम टू ओवरकम, काफ़ी समय तक भविष्य में भी ये करेगा। सो भारत का संविधान वन ऑफ द बेस्ट संविधान है। इसमें बेशक हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया के वन ऑफ द सर्वोत्तम संविधानों में से एक है और हमारे फ्रेमर्स, हम अपने फ्रेमर्स को सलाम करते हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने इतना मेहनत करके हम लोगों के लिए एक इतना सुंदर सा एक लिखित, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन देकर गए हैं जो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी मजबूती से टिका हुआ है। तो होपफुली ये चैप्टर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा उस टॉपिक को देखने का कोशिश करें, मोस्ट प्रोबेबली आप समझ जाएंगे। अगर आपको उसके बाद भी कहीं डाउट है तो आप अगर हमें भेजेंगे तो मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। इस चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका मैं एक डिटेल्ड अलग लेक्चर कवर करूँगा। पहले मैंने अभी चैप्टर का जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर दिया। मैं आगे के वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करूँगा और उसको भी कवर करना चाहूँगा। ये पूरा वीडियो एज ए होल मैं अपलोड करूँगा और साथ में इसके
पार्ट वाइज पार्ट भी आप लोग करके मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग अगर एक साथ इतनी समय लंबे समय तक अगर आप नहीं बैठ पा रहे किसी कारण से, या बैठने की आदत नहीं है, मोस्टली 11-12 के बच्चों को घूमने फिरने का मस्ती करने का आदत होता है, तो उनके पास इतना समय होता नहीं एक साथ लंबे समय तक बैठने के लिए, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में भी देख सकते हैं, वो भी वो आपकी स्वेच्छा। और जिनको पूरा वीडियो एक साथ देखना है वो भी देख सकते हैं। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। जय हिंद, जय भारत।